सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण प्रश्न पत्र के समाधान को लेकर के आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी लाइक करने के लिए कहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सभी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में चर्चा के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनके इस सत्र में 2024-25 की जो बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए जो आदर्श प्रश्न पत्र बनाया गया है उस पे हम चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से उनकी वार्षिक परीक्षा में जो मुख्य या मूल प्रश्न पत्र आना है वो बिल्कुल इसी तर्ज पे आएगा, इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ रहने वाले हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह रहेगी कि जो विद्यार्थी इस बार कक्षा 10 की संस्कृत भाषा की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वो किस प्रकार से अपने उस प्रश्न पत्र को हल कर सकेंगे, किस प्रकार से ट्रिकली वो हर प्रश्न का समाधान कर सकेंगे, ये सारी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये ज़रूर ध्यान दें आप कि यहाँ इस वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण दिया गया है। परीक्षा की तैयारी के लिए जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है उसका समाधान किया गया है। और सबसे मुख्य बात तो यहाँ ये है कि प्रश्न पत्र के जो चारों भाग हैं उनको बहुत ही सरलतम विधि से समझाया गया है। और यहाँ इस बात की पूरी ये गारंटी हो जाती है, यदि आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अच्छे अंक इस परीक्षा में प्राप्त करेंगे। संस्कृत भाषा के जो विद्यार्थी कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो चलिए अपने प्रश्न पत्र की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ 3 घंटे की अवधि आपको मिलने वाली है और संपूर्ण जो आपका प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का रहने वाला है और आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। तो सबसे पहले तो आप जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनको जरूर ध्यान से पढ़ लें। यहाँ दिया गया कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, है ना, ये इसमें बताया गया है। आपको चारों खंडों को बहुत ध्यान से देखना है और प्रत्येक खंड में जो उत्तर दिए गए हैं उनको क्रम पूर्वक आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के अनुसार उनकी संख्या को लिखना है और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ आप जब देखेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 खंड हैं और इन चारों ही खंडों में जो है अंकों को भी बांट दिया गया है। जैसे आप देख पाएंगे कि पहला जो खंड क है उसमें दिया गया है कि वो अपठितांश अवबोधन का है और अंक हैं उसके 10। दूसरी यदि हम बात करेंगे वहाँ पे तो यहाँ है आपका खंड ख जो रचनात्मक कार्य की बात करता है और उसके लिए अंक हैं 15। उसी प्रकार जब हम बात कर रहे हैं वहाँ आपका खंड जो ग है वो है अनुप्रयुक्त व्याकरण का और उसके लिए अंकों की संख्या है 25। और जो चौथा आपका अंतिम जो खंड है यदि हम उसकी बात करें तो वो है खंड घ और वो है पठित अवबोधन और उसके लिए अंक हैं 30। यहाँ सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी है कि जो चारों ही प्रकार के जो खंड बनाए गए हैं उन सभी में अंक अलग अलग बांट दिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या होने वाली है वो होने वाली है जो आपकी 80 की संख्या है वो होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको यह ज़रूर मैं स्पष्ट कर देता हूं कि एक समयावधि को ध्यान में रखते हुए हम इस वाले वीडियो में केवल आधे प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। ये इसका प्रथम भाग रहेगा। इसमें हम केवल 1 से लेकर के और 9 तक के प्रश्नों को समाधान को हम समझेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्नों का समाधान करना है। इसके बाद जो भाग 2 आने वाला है उसमें आप प्रश्न संख्या 10 से लेकर के और 18 तक के सभी प्रश्नों का समाधान समझ पाएंगे। बस ये जरूर आप दोनों ही भाग को यदि देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संस्कृत भाषा की जो कक्षा 10 की परीक्षा होने वाली है, वार्षिक परीक्षा, उसमें आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए समय खराब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस भाग 1 में हम केवल प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक चर्चा करेंगे। अब पहला जो खंड है उसका जो नाम दिया गया है वो है जी आपका अपठितांश अवबोधन। ये 10 अंकों का प्रश्न है, एक ही प्रश्न है। करना क्या है इसमें दिया गया है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका भाव समझना है। ठीक है। यदि आप एक बार में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप 2 बार इसको पढ़ें, समय बहुत है, 3 घंटे का जो समय है वो बहुत है। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। ये जनाः दृढ़ प्रतिज्ञाः भवन्ति तेषां कृते तेषां व्रतमेव सर्वप्रमुखं भवति। संसारे ईदृशाः जनाः अभवन् ये जीवनस्य अन्तिमे क्षणे सत्यस्य आश्रयं न अत्यजन्। स्वात्मनः विपर्यये किंचित् कर्म अपि न अकुर्वन् अनेकासु विपत्तिषु अपि नृपः हरिश्चन्द्रः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत्। महाराणा प्रतापः आजीवनं वने वने अभ्रमत् स्वभार्यां बालौ च बुभुक्षया निष्प्राणान् इव पश्यन्नपि सः तेषां वार्तां न अमन्यत्। महाराणा प्रतापस्य पत्नी पुत्रौ च तस्मै पराधीनं जीवनं जीवितुम् अकथयन्। आधुनिके काले महर्षि दयानन्दोऽपि सत्यस्य पालने वेदप्रचारे च स्वजीवनस्य बलिदानम् अकरोत्, परं सत्यस्य मार्गं न अत्यजत्। एवमेव पुण्यभूमि भारते अनेके ईदृशाः महापुरुषाः अजायन्त ये स्वजन्मना इमां भूमिं पवित्राम् अकुर्वन्। अद्यापि तेषां चरणचिह्नानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। ये हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे पहला जो प्रश्न है वो क्या है। पहला जो प्रश्न है वो हमारा है यहाँ कि हमें एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब केवल एक ही पद में उत्तर देना है। तो यहाँ सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रश्न दिया गया है ना, ये वाला, इस वाले प्रश्न में आपको जो जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उन सारे शब्दों को आप यहाँ ढूंढिए। कहाँ ढूंढेंगे जी? पैराग्राफ में। ठीक है। इस पैराग्राफ में हम कहाँ ढूंढेंगे? कौन से वाले पैराग्राफ? मैं इस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हो, इस पैराग्राफ में आपको ये वाला जो प्रश्न है इसके शब्द ढूंढने हैं। ठीक है। अब यहाँ दिया गया है महर्षि दयानंदः किम बलिदानम अकरोत्। तो आपको ढूंढना है यहाँ पे महर्षि दयानंद बलिदानम अकरोत्। ठीक है। ये कहाँ ढूंढेंगे जी? हम यहाँ ढूंढेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ जब आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ आप इस वाली पंक्ति में देखेंगे आधुनिके काले महर्षि दयानंद, इस वहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे आप? महर्षि दयानंदः बलिदानम अकरोत्। तो यहाँ आप महर्षि दयानंदः सत्यस्य पालने वेद प्रचारे च स्वजीवनस्य बलिदानम अकरोत्। तो यहाँ जो स्वजीवनस्य जो शब्द है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। किम बलिदानम? स्वजीवनस्य बलिदानम अकरोत्, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम देख रहे हैं जी दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ ये दूसरा प्रश्न है, कह नृपः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत्। अब यहाँ भी हमें वही काम करना है। ये जो कह नृपः सत्यस्य आश्रयं है, ये वाले शब्द हमें यहाँ ढूंढने हैं। कहाँ ढूंढने हैं जी? पैराग्राफ में। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें हम उन शब्दों को ढूंढेंगे। ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कह नृपः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत्। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप सीधा देखेंगे नृपः हरिश्चंद्रः सत्यस्य आश्रयं न अत्यजत्। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्रः। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि इस प्रश्न में जो शब्द हैं वो शब्द आपको किस वाक्य में नजर आ रहे हैं, वही उसका उत्तर होने वाला है। चलिए तीसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है ये, कह आजीवनम वने वने अभ्रमत। कौन आजीवन जीवन भर वन में घूमता रहा? तो ये वाले शब्द हम ढूंढेंगे। कौन से? आजीवनम वने वने अभ्रमत। चलिए ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा जी। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो इस पंक्ति में नीचे लिखा हुआ है ये देखिए, महाराणा प्रतापः आजीवनम वने वने अभ्रमत। तो यहाँ आजीवनम वने वने अभ्रमत, ये तो बिल्कुल यहाँ पे आ ही गया। ये इतना तो हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है। और इतना ही कहाँ पे है? यहाँ पे मिल गया। बच क्या गया? अब जो बच गया वो क्या है? इसका उत्तर है महाराणा प्रतापः। तो इसका उत्तर क्या हो गया? महाराणा प्रताप। बस यही आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए आपको ये महाराणा प्रताप जो उत्तर हमने लिया है, यदि आप ये वाला उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको इस प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उनको ढूंढना है। जैसे ये वाले जो शब्द हैं, ये वाले जो शब्द हैं ये आपको यहाँ ढूंढने हैं। ये आपको यहाँ मिल जाते हैं, इस वाले वाक्य में मिल जाते हैं। अब यदि यहाँ आप एक पद में उत्तर तो देना है, लेकिन यदि मान लीजिए आप एक पद नहीं निकाल पा रहे हैं, अब कतई घबराने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण वाक्य को उठा करके लिख दीजिए। आपके
प्रश्न का उत्तर वही है और आपका जो परीक्षक होगा, जो आपकी कॉपी आंसर शीट, जो आपकी उत्तर पुस्तिका चेक करेगा, वो आपके नंबर नहीं काटेगा। तो इस प्रकार से आप जो है, आपको जो ये शब्द यहाँ लिखे गए हैं वही शब्द आपको जहां आपको दिखाई दे रहे हैं आपके उस पैराग्राफ में, आपके गद्यांश में, उस संपूर्ण वाक्य को आप उठा करके लिख दीजिएगा, वो आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। अब ये जो प्रश्न रहने वाला है, ये रहने वाला है 2 अंकों का एक प्रश्न। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे वो 1 अंक का जो है एक प्रश्न था और उसमें आपको इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न करने थे। ठीक है, लिखा भी हुआ है, देखो यहां जब आप देखेंगे ना तो यहां लिखा हुआ है कि प्रश्न द्वयम, केवलम प्रश्न द्वयम 1 into 2, अर्थात 1 अंक का एक प्रश्न है और आपको केवल 2 करने हैं। जब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो देखिए यहां क्या लिखा है, यहां भी लिखा है केवल प्रश्न द्वयम और ये 2 into 2 है। इट मीन्स यहाँ एक जो प्रश्न है वो 2 अंकों का है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला जो प्रश्न है जी वो है पूर्ण वाक्येन लिखत। यहां आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ये और भी सरल हो जाएगा, जैसा हमने अभी अभी पहले वाले प्रश्न में उत्तर छांटे थे उसी प्रकार छांट रहे हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो आपका प्रश्न है इसमें कौन कौन से शब्द हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ जनानाम कृते किम सर्व प्रमुखम भवति। अब आपको यही जो शब्द इसमें दे रखे हैं वो कहां ढूंढने हैं जी, वो आपको ढूंढने हैं इस गद्यांश में। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे बिल्कुल पहली ही जो पंक्ति है वो लिखा हुआ है, ये दृढ़ प्रतिजना भवन्ति तेषाम व्रतम एव सर्व प्रमुखम भवति। तो यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये जो आपने पूरा वाक्य उठा करके इसका आंसर लिख देना है। ये आपका 2 अंकों का प्रश्न हल हो गया। दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है जी, दूसरा जो प्रश्न है उसमें यहाँ लिखा हुआ है अद्यापि किम मानवान सत्याचरणम प्रति प्रेरयन्ति। ठीक है, अद्यापि किम मानवान सत्य आचरणम प्रति प्रेरयन्ति। आज भी मानवों को कौन सत्य आचरण के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ ये जो भी आपको शब्द नजर आ रहे हैं इस वाक्य में, इस प्रश्न में, उन सारे ही शब्दों को आपको ढूंढना है पैराग्राफ में। फिर से पढ़ लीजिए कौन से शब्द ढूंढने हैं, अद्यापि मानवान सत्याचरणम प्रति प्रेरयन्ति। अब चलिए हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है अंतिम जो पंक्ति है उस अंतिम पंक्ति में इसका जो है पूरे का पूरा इन्हीं शब्दों को हम देख पा रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये इसका उत्तर है, अद्यापि तेषां चरण चिन्हानि मानवान सत्याचरणम प्रति प्रेरयन्ति। ये भी आपके 2 अंकों का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से जो शब्द आपको प्रश्न में नजर आ रहे हैं उन्हीं शब्दों को आपको जो है इस पैराग्राफ में ढूंढना है और संपूर्ण जो वाक्य होगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 की। आपको करने केवल 2 हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि महाराणा प्रतापम पराधीन जीवनम जीवितुम अकथयन। ये वाले जो वाक्य हैं, ये वाला जो आपके शब्द है, ये कहें हम कि इन शब्दों को आप जो है उसमें ढूंढेंगे, किसमें, पैराग्राफ में। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कौन कौन से शब्द हैं। महाराणा प्रतापम पराधीनम जीवनम जीवितुम अकथयन। तो कौन कह रहे हैं, देखिए यहां जब आप देख रहे हैं तो यहां इसका उत्तर आपको मिलेगा। यहां महाराणा प्रतापस्य पत्नी पुत्रौ च तस्मै पराधीनम जीवनम जीवितुम अकथयन। यहां पर ये पूरा जो है यहां से लेकर यहां तक का ये इसका उत्तर। तो इस प्रकार से आपको जो है इसका उत्तर मिल जाएगा। करने केवल आपको 2 ही हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि आप केवल इनमें से कोई भी 2 प्रश्न करेंगे, केवलम प्रश्न द्वयम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षम संस्कृतेन लिखत। इस गद्यांश के लिए, इस अनुच्छेद के लिए आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है। इट मीन्स इसका टाइटल ढूंढना है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा। तो देखिए नाम के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि इसमें किस किस के बारे में चर्चा हुई है। देखो इसमें चर्चा किस किस के बारे में हुई है, यहां हम देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहां चर्चा जो हो रही है वो किसके बारे में हो रही है जी, यहां हो रही है आपकी चर्चा राजा हरिश्चंद्र के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में। ठीक है, और दूसरा महापुरुषों के बारे में। ठीक है, उसके बाद पवित्र भूमि, उसके बाद स्वजीवनस्य बलिदानम,
ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी आपको शब्द नजर आ रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा, है ना, ये सारे के सारे जो हैं इसके शीर्षक हो सकते हैं, क्योंकि जब जो प्रश्न पत्र बनाते हैं वो उसके साथ उसकी उत्तर तालिका भी बनाते हैं, तो जो उत्तर तालिका मिलती है जिसको आप मार्किंग स्कीम कहते हैं, तो उसमें जो है स्पष्ट लिखा होता है कि कुछ संभावित शीर्षक दिए जाते हैं, उसके बाद लिखी एक पंक्ति होती है कि यदि शिक्षक को छात्र द्वारा लिखा गया शीर्षक उचित नजर आता है तो वह वहां अंक दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें जैसे इस पैराग्राफ में हमने जो इतने सारे ढूंढ लिए हैं, ये सारे के सारे इसके शीर्षक हो सकते हैं। ठीक है, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो समझ में आता है आप उसका शीर्षक लिख सकते हैं, लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके 1 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए आगे हम देख रहे हैं, यहां फिर से आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है केवल प्रश्न त्रयम। यहां आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, 1 2 3 और 4, इनमें से कोई भी आपको 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, 4 में से कितने करने हैं, कोई भी 3, क्योंकि ये 3 अंक का ही है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये 1 into 3 3 अंकों का प्रश्न है। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है अकरोत इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। अकरोत इस क्रिया का कर्तृपद क्या है। देखो हम जब वाक्य बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ पे अकरोत क्रिया दे रखी है, तो क्या करना है जी, हमें वापस उसमें जाना है, किसमें, पैराग्राफ में, और यहाँ हम देखेंगे जी अकरोत कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो अकरोत शब्द लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा है, आप पूरा जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आप अकरोत लिखा हुआ है ये। तो अकरोत कौन, अकरोत महर्षि दयानंद। तो इसका जो उत्तर होगा वो जब आप यहां देखेंगे तो यहां आप इसका आंसर जो है दे पाएंगे महर्षि दयानंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी, इसका उत्तर हो जाएगा ये क। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है जी नृपः हरिश्चंद्रः अनयो पदयो विशेषणम किम। नृपः हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, इसमें विशेषण पद कौन सा है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई जब 2 शब्द एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है। विशेष्य कौन होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ विशेषण पूछ रहा है, अर्थात वो किसकी विशेषता पूछ रहा है, वो हरिश्चंद्र की विशेषता पूछ रहा है। तो हरिश्चंद्र की विशेषता क्या हो जाएगी, नृपः हरिश्चंद्र, तो वो का वो शब्द आ गया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। नृपः की बात करें या हरिश्चंद्र की बात करें, तो हरिश्चंद्र तो क्या हो गया, उसका नाम हो गया। तो यहां हम बात करेंगे कि ये नृपः जो है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। पत्नीम इत्यस्य पदस्य कः पर्यायः अत्र आगतः। पत्नीम जो शब्द है उसका कौन सा समानार्थी, कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है अनुच्छेद में आया है। तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ है भार्याम। ठीक है, भार्या का मतलब भी क्या होता है, पत्नी होता है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं जी। चौथे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेदे मिथ्यायाः पदस्य कः विपर्यः। विपर्य का मतलब होता है विलोम, तो मिथ्या का मतलब होता है झूठ। तो झूठ का विलोम शब्द क्या आया है, तो हमने वहां पढ़ा होगा कि भाई झूठ का जो है वो तो क्या है, सत्य ही है, क्योंकि असत्य तो हो नहीं सकता, असत्य तो अपने आप में खुद मिथ्या है। वार्ता का मतलब होता है बातचीत, तो बच क्या गया, यही बच गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क सत्यस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस 10 अंक के प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से दे पाएंगे, और 10 में से 10 अंक आपके होंगे। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जो पहले वाले प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों में आपको जो वाक्य में ये शब्द दिखाई दे रहे हैं वही शब्द आपको कहाँ ढूंढने हैं, वही शब्द आपको पैराग्राफ में ढूंढने। कौन से पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं इसमें वही सारे शब्द ढूंढने हैं जो शब्द आपको यहाँ प्रश्न में नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप इनको यहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ आपको उन सभी के उत्तर मिल जाएंगे जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पे ये हो गया, बलिदानम अकरोत, तो यहाँ पे ये इसका प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ जब आप बात करेंगे तो हो जाएगा स्वजीवनम। ठीक है, ये इसका जीवनम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो आता है आपके खंड ख में। अब जो खंड ख है वो कितने अंकों का है जी, खंड ख जो है आपका वो है 15 अंकों का।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो आप देख पा रहे होंगे, ये है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम का मतलब होता है निर्माण करना। आप स्वयं रचना करेंगे, आपके रचना कौशल का संवर्धन यहाँ होना है, आपके रचना कौशल की जांच यहाँ पे होनी है, आपके रचना कौशल का परीक्षण यहाँ पे होना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रश्न में लिखा क्या है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है, भवत्याः नाम विद्योत्तमा अस्ति। तुम्हारा नाम विद्योत्तमा है। भवत्याः विद्यालये पर्यावरण दिवसः मानितः। तुम्हारे विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया है। एतत् विषये स्वसखीम। इस विषय में अपनी सखी को, किसको? अपनी सखी को, अस्मिताम प्रति, सखी का नाम है अस्मिता, उसको आपको पत्र लिखना है। और पत्र आपको पूरा नहीं लिखना है, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम पुस्तिकायाम लिखतु। जो नीचे खाली स्थान दिए गए हैं उनको भर करके आपको पत्र पूरा करना है। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको पढ़ना ये है कि इसमें कौन किसको लिख रहा है। तो विद्योत्तमा जो है वो अस्मिता को पत्र लिख रही है। ठीक है, और किस लिए लिख रही है जी? क्योंकि इस विद्यालय में पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए तीनों बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पत्र को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पत्र जो है उसको रिक्त स्थानों के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, और जो रिक्त स्थान हैं उनमें कौन से शब्द आने हैं वो नीचे इस मंजूषा में दिखाए गए। आप मंजूषा देख पा रहे होंगे, है ना? ये देखिए, ये जो मंजूषा है ना, इसमें से ही आपको शब्दों को उठा करके और सही स्थान पर भरना है। तो सबसे पहले तो आप इन शब्दों को समझ लीजिए। हरितिमा का मतलब होता है हरियाली। ठीक है, उत्साहिता का मतलब होता है उत्साहित है। प्रशंसा, आरोपितवंतः का मतलब होता है कि आरोपण कर दिया गया है, लगा दिया गया है। अस्मिता शब्द जो है उसी का ये संबोधन है, अस्मिते। मार्गम का मतलब रास्ता होता है। आरोपणे का मतलब आरोपण करने में, लगाने में। सस्नेह मतलब स्नेह से युक्त होता है। पर्यावरण दिवस और वातावरण। ठीक है, ये इनका अर्थ हो गया। अब यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले तो आप जो देखेंगे वो देखेंगे कि आप मंजूषा में शब्द कौन कौन से। ठीक है, अब उसके बाद में हम पत्र को पढ़ना आरंभ करते हैं। एक बार पत्र को पढ़ लेते हैं रिक्त स्थानों के साथ में। परीक्षा भवनात् दिनांकः। अब जहाँ भी संख्या लिखी हुई है, देखिए ये जैसे 1 है ना, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 7, 8, ये 9 और 10। इट मीन्स हमें इन 10 रिक्त स्थानों में इन शब्दों को भरना है, क्योंकि यहाँ जो संख्या है उसी के अनुसार यहाँ पर शब्दों की संख्या भी कितनी है? 10 है। ठीक है, तो प्रत्येक एक रिक्त स्थान में यहाँ से हमें एक शब्द लेना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला है उसमें है प्रिय। तो जब हम पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो कौन है प्रिय? वो कह रहा है कि अस्मिता को। यहाँ जब आप देख पा रहे होंगे ना, आपने यहाँ देखा होगा कि जो है वो विद्योत्तमा अस्मिता को पत्र लिख रही है। ठीक है, किसको लिख रही है जी? अस्मिता को। ठीक है, यहाँ अस्मिता को पत्र लिख रही है। तो प्रिय अस्मिते, सबसे पहले क्या आएगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। जो 1 नंबर है रिक्त स्थान, उसमें आना है अस्मिते, 1 नंबर में। ठीक है, उसके बाद 2 में है नमस्ते। तो कैसे नमस्ते कर रहा है वो? सस्नेहम नमस्ते। तो 2 नंबर में आएगा सस्नेहम। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। आप एक अपना जो है नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप नोट करते रहिए इस पत्र में कौन से रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। चलिए, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रिय अस्मिते सस्नेहम नमस्ते। ह्यः एव मम विद्यालये। ह्यः एव मम विद्यालये, ह्यः मतलब कल, मम विद्यालये मेरे विद्यालय में, रिक्त स्थान मानितः मनाया गया था। अब क्या मनाया गया था? तो हमने पढ़ा था पर्यावरण दिवसः। ठीक है, तो 3 नंबर में आएगा पर्यावरण दिवसः मानितः। सर्वे छात्राः रिक्त स्थानम आसन। सभी छात्र थे। अब सभी छात्र कैसे थे? तो सभी छात्र उत्साहित थे। 4 नंबर पे आ जाएगा उत्साहिताः। ठीक है, छात्राः अध्यापकै सह, छात्र अध्यापकों के साथ, पादपानाम, पादपों के, रिक्त स्थान व्यस्तः आसन, बिजी थे, व्यस्त थे। तो पादपों के साथ क्या करने में व्यस्त थे? तो इसका मतलब हो जाएगा आरोपणे।
ठीक है, आरोपण में व्यस्त थे। ठीक है जी, समझ में आ गया? फिर से बताऊं? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। संख्या आप जरूर देखिएगा वहां पे। 1 नंबर पे अस्मिता, 2 नंबर पे सस्नेहम, 3 जो है उस पे आएगा पर्यावरण दिवसः, 4 नंबर पे है उत्साहिता, 5 नंबर पे है आरोपणे। ठीक है, अब उसके बाद अगला पढ़ते हैं हम। ठीक है, मम विद्यालयस्य परिसरे तु, हम ये पढ़ रहे हैं यहां से। ठीक है, ये वाला समझ पा रहे हैं आप? मम विद्यालय से परिसरे तु प्रसृतः, मेरे विद्यालय के परिसर में तो फैल गई है। क्या फैल गई है जी? तो अब यहां पर हम लिखेंगे हरितिमा, हरियाली फैल गई है। ठीक है, एकादश द्वादश कक्षायाः छात्राः, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं, विद्यालयात बहिगत्वा, विद्यालय के बाहर जाकर भी, रिक्त स्थान उभयतः, दोनों ओर, पादपों को। ठीक है, विद्यालय से बाहर जाकर के उन्होंने क्या किया है? देखिए अब हम देख रहे हैं, विद्यालय से बहिगत्वा मार्गम, यहां पे जो आएगा 7 नंबर पे आएगा मार्गम, मार्ग के दोनों ओर, उभयतः का मतलब दोनों ओर, और पादपान आरोपितवन्तः, पादप उन्होंने लगाए हैं। ठीक है, तो 8 नंबर में हो गया आरोपितवन्तः। आगे पढ़ते हैं। सर्वे जनाः अस्माकं विद्यालयस्य छात्राणां प्रयासस्य, सभी लोग हमारे विद्यालय के छात्रों के प्रयास की कृतवन्तः, क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 नंबर पे आ जाएगा प्रशंसा। अब बच गया केवल एक रिक्त स्थान और एक शब्द, तो इसमें बच गया कौन सा? वातावरणस्य। तो यहाँ हो जाएगा वातावरणस्य रक्षणम स्यात्, इससे क्या होगा? वातावरण की रक्षा हो जाएगी, तुम्हारी सखी विद्योतम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब क्या हुआ, हमने सबसे पहले जो है मंजूषा के शब्दों को पढ़ा, उनका अर्थ समझा, उसके बाद हमने पूरा पत्र पढ़ा रिक्त स्थान के साथ, और तीसरी बार हमने जो है रिक्त स्थान को भरते हुए प्रत्येक उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए हमने संपूर्ण पत्र को पूरा कर लिया है। तो ये प्रक्रिया है, और ये जो आपका प्रश्न है ना, ये आपका जो प्रश्न है कितने अंकों का है जी? ये प्रश्न आपका 5 अंकों का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जो एक शब्द है वो आधे अंक का है, इसलिए यदि आपने एक भी शब्द गड़बड़ कर दिया तो निश्चित रूप से वो शब्द एक अंक जो है आपका कम कर देगा, क्योंकि जो आपने गलत किया है उसका आधा अंक, और जिसके स्थान पे गलत किया है उसका आधा अंक, तो कुल मिलाकर के आपका जो है एक शब्द के गलत लिखने पर दूसरा शब्द अपने आप गलत लिखा जाएगा, इसलिए एक अंक का नुकसान हो जाएगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। अब यहाँ हम केवल वाक्य बनाएंगे, बनाते कैसे हैं उसकी पूरी प्रक्रिया के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समय को ज़्यादा खराब न करते हुए हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम इस चित्र को देख रहे हैं। ठीक है जी, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले चित्र को देखिए, आपको क्या क्या दिख रहा है। चित्र में सबसे पहले आपको ईवीएम मशीन दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको महिला दिखाई दे रही है, ये वृद्ध दिखाई दे रहा है, ये आपको जो है बालिका दिखाई दे रही है छोटी सी, ये आपको बालक दिखाई दे रहा है, सबके हाथ में पहचान पत्र है ना, सब लोग जो है वोट डालने आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको जो है मंजूषा में देखना है कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर आपकी सहायता के लिए दिए गए। ठीक है, हमने चित्र में देख लिया क्या क्या है। अब इसमें देखिए, भारतस्य, भारत के, ये सारे लोग भारत के हैं। जनाः, लोग। निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है। बालिकाः, देखो इसमें कितनी सारी बालिकाएं हैं। बालकाः, बहुत सारे बालक हैं। अष्टादश वर्षीयाः, 18 वर्ष वाले से हैं। निर्वाचन पेटिका आपको इस वाले चित्र में दिखाई दे रही है। पिंजः, ये आप जो देख पा रहे हैं ये सारे पिंज है, मतलब बटन है। ठीक है, नुदंती, नुदंती का मतलब होता है दबाना, ये जो बटन दबा रहे हैं। ठीक है, हरितम विद्युत, जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे जो है एक हरे रंग की लाइट जलती है। मसी पात्रम, जब इनकी उंगली पे जो निशान लग रहा है उसको आप देखेंगे, इसका मतलब जो है इन पर उंगली पर निशान लगा दिया गया है। अंगुलिम कुर्वंती, ये देखो यहाँ पर विक्ट्री बना रहे हैं लोग बाग,
है ना, ये यहाँ पे उसको जो दबा रहे हैं। दर्शयंती, सभी लोग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, मतदाता पत्रम। तो देखिए सभी के हाथ में मतदाता पत्र है, सब अपना अपना जो है पहचान कार्ड दिखा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया हमारे। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम सीधा सीधा वाक्य बनाएंगे। और कितने बनाएंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ जब आप देखेंगे, क्योंकि ये 5 अंकों का प्रश्न है। कितने अंकों का है, 5 अंकों का। तो लिखा हुआ है पंचवाक्यानि, जो है मंजूषा में दिए गए चित्र को देख करके मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। कितने वाक्य लिखने हैं, 5 वाक्य। इट मीन्स जो है एक वाक्य जो है वो 1 अंक का है, हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं 5 वाक्य। सबसे पहले चित्र हमारे सामने है और उसके बाद में शब्द भी हमारे सामने है। तो हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे। इस चित्र में क्या क्या है, देखो, अस्मिन् चित्रे बालिकाः सन्ति। ठीक है, अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति। ठीक है, अस्मिन् चित्रे निर्वाचन पेटिका अस्ति, अस्मिन् चित्रे पिंजः अस्ति, अस्मिन् चित्रे मतदाता पत्रम् अस्ति, अस्मिन् चित्रे मसी अस्ति, अस्मिन् चित्रे मसी पात्रम् अस्ति। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति। तो ऐसे ऐसे करके जो है हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए सीधा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो आप चित्र देख करके वाक्य लिख लें, या फिर जो है अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं वो प्रश्न है आपका कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से आप किसी भी एक विषय पर, जो नीचे दिया गया विषय है, कौन सा विषय, दूरदर्शनम, इसको लेकर के भी आप क्या करेंगे, आप जो है संस्कृत में 5 वाक्य लिखेंगे। ऊपर भी 5 वाक्य लिखने थे, यहाँ भी 5 वाक्य लिखने। और मंजूषा कौन सी है, ये वाली। ये मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को देख करके आपको जो है 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए हम यहाँ भी देख लेते हैं। देखो, जनाः पश्यन्ति, जनाः मतलब लोग, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, दूरदर्शन समाचार, घटना, देश विदेशों की, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान। ठीक है, दर्शक होते हैं, समाचार वाचक होते हैं, विद्वान लोग होते हैं। ये बहुत सारे शब्द यहाँ दे रखे हैं। तो चलिए हम देखो वाक्य बना लेते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे जी वाक्य। पहला हो गया जी जनाः, देखो जनाः दूरदर्शनम पश्यन्ति, एक वाक्य हो गया। जनाः समाचाराः पश्यन्ति या समाचारान् पश्यन्ति। ठीक है, दूरदर्शने समसामयिक्यः समाचाराः प्रसारिताः भवन्ति। दूरदर्शने मनोरंजनं भवति, दूरदर्शने देश विदेशस्य घटनाः प्रस्तूयन्ते, दूरदर्शने ज्ञान विज्ञानं भवति, दूरदर्शने विद्वांसः भवन्ति, दूरदर्शने समाचारवाचकाः भवन्ति, दूरदर्शनाय दर्शकाः भवन्ति। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य जो है आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 वाक्य आपको बनाने हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कितने अंकों का है जी, ये जो प्रश्न है वो भी आपका 5 अंकों का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उस प्रश्न में दिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और यहाँ पर जो है 6 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन आपको जो है उस 6 में से केवल 5 को ही अनुवाद करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 5 अंक का है। ठीक है, तो इन 6 में से आपको केवल 5 करने हैं, कोई भी एक आपको छोड़ देना है जिसको आप अनुवाद नहीं कर पा रहे। अब अनुवाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुवाद का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो पूरा लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको देखना है, किसी भी वाक्य में, यदि हम संस्कृत की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं, तो किसी भी वाक्य का एक कर्ता होता है। ठीक है ठीक है, किसी भी वाक्य में एक कर्ता होता है, वो कर्ता कोई ना कोई कर्म करता है और उस कर्म के लिए वो कोई क्रिया करता है। तो किसी भी वाक्य में जो है 3 होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि एक तो होता है जी कर्ता, ठीक है, एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इन वाक्यों में छांटेंगे कर्ता कौन है। ठीक है, तो देखिए, चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग है। तो किसके चारों ओर मार्ग है, चिकित्सालय के। चिकित्सालय के चारों ओर क्या है, मार्ग है। ठीक है, और कहाँ है जी, चारों ओर है। तो यहां आपको देखना पड़ेगा चिकित्सालय को क्या कहते हैं संस्कृत में, चिकित्सालयः।
ठीक है। संस्कृत में चिकित्सालय को चिकित्सालयः ही कहते हैं, तो यहाँ चिकित्सालय के लग जाएंगे विसर्ग। चारों ओर के लिए जो शब्द आता है वो आता है परितः, ठीक है, समझ में आ गया। और मार्ग को भी क्या कहते हैं, मार्ग के भी क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, मार्गः। और हैं तो क्या है, बहुत सारे हैं, तो हैं के लिए हो जाएगा बहुवचन में सन्ति, ठीक है। ये तो हो गया सामान्य स्वरूप। अब हमें वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे कि भाई पहला जो वाक्य है उसका जो अनुवाद होगा वो होगा ठीक है, चिकित्सालयम, क्योंकि जहां भी परितः होगा वहां द्वितीय हो जाएगी, चिकित्सालयम परितः, ठीक है, मार्गः अस्ति, चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग है, ठीक है। चिकित्सालयम परितः मार्गः अस्ति, चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग है। ये इस पहले का जो है क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला है चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग है, तो उसका अनुवाद होगा चिकित्सालयम परितः मार्गः अस्ति, ठीक है। चलो जी दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में है यहां पर कि तुम मां के साथ रसोई में काम करती हो, ठीक है। अब काम कौन कर रही हो, तुम, तो कर्ता कौन हो गया, तुम, ठीक है। क्या कर रही हो जी, काम कर रही हो, कहां कर रही हो, रसोई घर में कर रही हो, किसके साथ कर रही हो, मां के साथ कर रही हो। तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले है तुम, तो तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम, क्या कहते हैं, त्वम, ठीक है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं त्वम, ठीक है। मां के साथ, तो मां के साथ का मतलब हो गया, मां शब्द जो है उसके लिए बनता है माता, और माता के साथ के लिए तृतीय एकवचन में बनता है मात्रा, ठीक है। तो हो जाएगा त्वम मात्रा, और साथ का मतलब हो गया सह, त्वम मात्रा सह, ठीक है। अब रसोई को क्या कहेंगे हम, पाकशाला, बहुत ही सरल शब्द है, हम उसको लिखेंगे पाकशाला, ठीक है। त्वम मात्रा सह पाकशाला में, अब पाकशाला में तो क्या हो जाएगा, पाकशालायाम, ठीक है। पाकशालायाम काम करती हो तो क्या हो जाएगा, कार्यम, काम को बोलेंगे कार्यम। अब त्वम है तो क्या हो जाएगा, करोसी, ठीक है। त्वम पाकशालायाम मात्रा सह कार्यम करोसी। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है उसमें लिखा है राधा ने भोजन किया। किसने भोजन किया, राधा ने, राधा ने क्या किया, भोजन किया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम यहां पे लिखेंगे जी राधा, ठीक है। क्या किया उसने, भोजन, तो भोजन को हम क्या लिखेंगे, भोजनम, ठीक है। और किया इट मीन समाप्त हो चुका है, तो किस में आएगा, लंग लकार में। तो राधा ने भोजन क्या किया, अकरोत, राधा भोजनम अकरोत, ठीक है। यहां पर हो जाएगा राधा भोजनम अकरोत, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हम यहां पे चौथे की बात कर लेते हैं। कल गणतंत्र दिवस था, कल मतलब कौन सा कल, था इट मीन्स जो बीत गया, तो उसको हम कहते हैं यह, जो बीता हुआ कल होता है ना उसको हम कहते हैं यह, यह गणतंत्र दिवसः, ठीक है। गणतंत्र दिवसः था आसीत, था को क्या बोलेंगे, आसीत, कल गणतंत्र दिवस था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जी। अग्रिम जो प्रश्न है वो है यमुना नदी दिल्ली में बहती है। अब कौन बह रही है दिल्ली में, यमुना क्या कर रही है, बह रही है, कहां बह रही है, दिल्ली में। तो चलिए लिख देते हैं जी यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी कहां बह रही है, दिल्ली में, तो दिल्ली को हम लिखेंगे
देहल्याम, ठीक है, देहल्याम बहती है को लिखेंगे वहती, ठीक है। गंगा नदी देहल्याम बहती, गंगा नदी दिल्ली में बहती है, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अंतिम, जबकि हमें करने तो केवल 5 ही हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सदा सच बोलो। अब क्या बोलो? सच बोलो। कब बोलो? सदा बोलो, ठीक है। सच क्या करो? बोलो। तो यहां हम लिखते हैं सदा का हम लिखेंगे सदैव, सदा ही सत्य सत्यम बोलो वद, सदा सत्यम वद, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सत्यम, ठीक है, सदा सत्यम वद, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोटबुक में लिख भी सकते हो। तो ये है आपका 5 अंकों का प्रश्न और ये था चौथा प्रश्न, ठीक है जी। अब जो है आपका तीसरा खंड है। कौन सा खंड है? तीसरा, अनुप्रयुक्त व्याकरण का। और सबसे बड़ी बात यह है आपका 25 अंकों का, ठीक है। ये 25 अंकों का खंड है और इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण है। इट मीन्स जो व्याकरण का जो भाग है, जो आपको कक्षा कक्ष में आपके शिक्षक ने पढ़ाया होगा, उस पर हम यहां चर्चा करेंगे। और ये है प्रश्न आपका 5, ठीक है। और ये जो प्रश्न है इसमें से आपको कितने प्रश्न करने हैं वो ध्यान रखना है। देखो इसमें लिखा भी गया होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये आपका जो है प्रश्न संख्या 5 और इसमें जो है यहां दिखाया गया है आपको करने हैं केवल 4 प्रश्न। और ये है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का और यहां दिए गए हैं 5, 1 2 3 4 5, और इन 5 में से आपको केवल 4 करने, ठीक है। करना क्या है जी? पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा गया है यहां पे अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में से रेखांकित जो पद है, जो इसको अंडरलाइन किया गया है। कौन सा अंडरलाइन? ये देखो, इनको अंडरलाइन किया गया है, इनकी बात कर रहे हैं। तो अंडरलाइन जो किया गया है उनको क्या करना है? या तो संधि विच्छेद करना है या फिर अलग अलग है तो उनको संधि करना है, और करना है केवल 4, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। अब जो संचरणम ये शब्द है ना, इस शब्द का हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। मूल शब्द क्या है जी? मूल शब्द जो हो गया वो हो गया जी चरणम, ठीक है। एक तो हो गया चरणम। अब चरणम से पहले क्या जुड़ा हुआ है? सन। तो सम क्या होता है? उपसर्ग। तो ऐसे लिखेंगे सम धन चरणम, ठीक है। संधि के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। सम चरणम, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। संधि के लिए बहुत ही शानदार वीडियो बनाया मैंने, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो समचरणम, पहले का उत्तर क्या हो गया? समचरणम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वहां लिखा हुआ है सकलई विद्यार्थी भी समय से सदुपयोग करणीय। तो हम बात करेंगे किसकी? सदुपयोग, इस शब्द की हम बात करेंगे। और इसका जब हम जो है संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत धन उपयोग, ठीक है। ये इसका जो है हो जाएगा। क्लियर? सत धन उपयोग सदुपयोग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोटबुक में लिख भी सकते हो। चलिए जी, तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है ये, कश्चित उद्दंड उद्दंड बालक भ्रमन्नासीत। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कश्चित की, ठीक है। तो इसमें मूल शब्द जो है वो क्या बनेगा जी? इसमें बनेगा कह धन चित, ठीक है। जो विसर्ग है ना, ये वाला विसर्ग, इसको जो है शकार आदेश हो जाएगा और बनेगा कश्चित, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिखेंगे, कह धन चित, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे 4, कंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम, ठीक है। तो इसको जब अलग अलग करेंगे इस वाले शब्द को, क्योंकि अंडरलाइन है, तो यहां हम लिखेंगे अस्मान नगरात में होता है अस्मात धन नगरात, अस्मात नगरात, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है।
लिख लीजिए इसको, अस्मात् नगरात। चलिए जी आगे देखते हैं। अग्रिम जो प्रश्न है वो है आपका ये 5वां, अश्वः धन चेद धावने वीरः। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा जी, अब हमें इनको संधि करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, हम इनको जोड़ेंगे अश्वः। ठीक है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद जो है इसको क्या हो जाएगा, शकार आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा अश्वच्छेद। ये इसका जो है संधि युक्त स्वरूप बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। और आपको यदि संधि और भली प्रकार से समझनी हो, अच्छे से समझनी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर संधि वाला जरूर वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो प्रश्न है वो आप फिर से पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ये प्रश्न संख्या 6, आपको जो है इसमें केवल और केवल 4 प्रश्न करने हैं पहले की तरह, क्योंकि ये भी 4 अंकों का है। और यहाँ लिखा क्या गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुन करके लिखना है। ठीक है, क्या करना है जी, समास विग्रह करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जी। पहला जो प्रश्न है उसे हम पढ़ लेते हैं। लिखा गया है ऐचल बंधो खगकुल कलरव। ठीक है, तो खगकुल कलरव जो है उसका जो क्या होगा, समास विग्रह होगा, वो क्या होगा जी, खगकुलानाम कलरवः। खगकुल कलरव, खग के कुल का कलरव, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा खगकुलानाम कलरवः। इसका जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है क। चलिए जी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है प्रश्न ये दूसरा प्रश्न है, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। अब धृत सुख संदेशम जो है ना, इसका हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। चलिए ढूंढ लेते हैं जी। धृत सुख संदेशम, धृतम सुखम संदेशम येन सह, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क। तो चलिए लिख देते हैं, दूसरे का भी क्या हो जाएगा क। अब चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 की। प्रस्तरस्य तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। तो प्रस्तरस्य तले क्या है, ये समास विग्रह किया हुआ है, पत्थर के नीचे। तो इसका सामासिक पद जो बनेगा वो बनेगा क, प्रस्तर तले। ठीक है, क्या बनेगा, प्रस्तर तले। चलिए जी अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। प्रस्तर तले लता तरु गुल्माः नो भवन्तु पिष्टा। अब लता तरु गुल्माः शब्द जो है उसको जो हम अलग अलग करेंगे तो यहां पर ये बनेगा लताः च तरवः च गुल्मा च, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है जी, इसका भी क्या हो जाएगा क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो है वो है ये आपकी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन। अब इसका क्या करना है जी, इसका हमें जो है समास विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद बनाना है। तो इसका बन जाएगा मानव जीवनम, उत्तर बन जाएगा क। ठीक है जी, तो ये था आपका छठा प्रश्न, हमें केवल 4 करने हैं इसमें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 में क्या करना है जी, प्रश्न संख्या 5 में सबसे पहले ध्यान देना है कि ये क्या है, 4 अंकों का, क्योंकि आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं। अब करना क्या है इसमें, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तर विकल्पेभ्य चिन्ह। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उसमें आपको जो है प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर अलग अलग करना है या फिर जोड़ना है। ठीक है, और केवल 4 प्रश्न करने हैं 5 में से। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। रमणीया, तो रमणीया जो शब्द है उसको जो है आपको अलग अलग करना है। तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा रमणीय धन टाप ख, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ख। चलिए दूसरा देख लेते हैं, वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। ठीक है, तो वितरंती शब्द जो है उसमें मूल क्या है, उसमें मूल जो है वो है वितरत धन गीप, इसका हो जाएगा क। चलिए जी तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है जी, ये वाला कुसुमावली समीर चालिता। ठीक है,
तो समीर चालिता में क्या बनेगा, वही बनेगा जो इससे पहले बना था, चल धन टाप। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क। चलिए अग्रिम देख लेते हैं। राजसिंह बुद्धिमान राजपुत्र आसीत, राजसिंह बुद्धिमान राजपुत्र था, तो बुद्धिमान शब्द जो है उसमें क्या आएगा जी, बुद्धि धन मतुप, तो इसमें जो आएगा आपका ग। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं पांचवे की, तो पांचवे में क्या है जी, पांचवे में ये है, पांचवे में है आपका तपोवनवासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति। तो देवी शब्द किससे बना है, तो देवी शब्द जो बना है वो बना है देवधन गीप, तो इसका भी हो जाएगा ख। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं इनके जो उत्तर हैं वो इस प्रकार से हैं, आप लिख भी सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। पहले का जो उत्तर होगा वो होगा रमणीय धनटाप, दूसरे का होगा वितरत धन गीप, तीसरे का चल धनटाप, चौथे का बुद्धि धन मतुप और पांचवे का होगा देवधन गीप। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रश्न संख्या 7 के उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका प्रश्न संख्या 8। क्या करना है जी प्रश्न संख्या 8 में, पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे। वाच्य के अनुसार उचित पद को चयन करते हुए रिक्त स्थान से उसको पूरा करना है, और ये जो है आपका 3 अंकों का है और केवल प्रश्न 3 ही इसमें करने हैं, 4 दिए गए हैं। तो चलिए जी पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। निखिलः आदित्य, निखिल कहता है आदित्य, किम त्वया पठ्यते, क्या तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई है। तो पठ्यते जो है वो क्या है, यहाँ पे पठ्यते जो है वो आत्मनेपदी है, तो जहाँ आत्मनेपदी होगी वहाँ पे जो है एक वचन हो जाएगा, क्योंकि ये कर्मणि का स्वरूप बनता है, तो इसका हो जाएगा गीता। पहले का उत्तर है ख। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं जी। आदित्य फिर कहता है न अहम तु स्वपाठम डैश, मैं तो अपना पाठ, अब क्या आएगा इसमें आप ही बताओ, इसमें आएगा पठामी, इसमें भी आएगा ख। ठीक है, कि मैं तो अपना पाठ पढ़ूंगा। चलिए जी तीसरा देख लेते हैं। निखिलः शोभनम तुम कदा गीतम गीताम, अच्छा बहुत सुंदर, तुम कब गीता पढ़ोगे या पढ़ते हो। तो त्वम के साथ में क्या आता है, हमेशा त्वम के साथ में आएगा पठसी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। चलिए जी चौथा देख लेते हैं। आदित्य फिर कहता है डैश तु प्रातः काले एव गीता श्लोकानाम अभ्यासः क्रियते, प्रातःकाल ही श्लोकों का अभ्यास किया जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ये, इट मीन्स ग, तो यहाँ भी ग। मया तू प्रातः काले एव गीता श्लोकानाम अभ्यासः क्रियते, तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर फिर से देख सकते हैं। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि पहले का जो उत्तर है वो हो जाएगा गीता, दूसरे का पठामी, तीसरे का पठसी और चौथे का मया, तो इस प्रकार से इनके उत्तर है। चलिए अग्रिम प्रश्न, अग्रिम जो प्रश्न है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो दिया गया है ना वो प्रश्न है प्रदत्त रिक्त स्थानों में समुचित कालबोधक शब्द लिखना है, और ये 4 अंकों का है, ये ध्यान रखना, और यहाँ भी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको संख्या देखनी है। ठीक है, क्या संख्या है जी, देखो जैसे पहले की बात करें हम, तो यहाँ जो संख्या है इस वाली संख्या को हम देखेंगे, हमारा जो काम है संख्या से चलने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है जी, देखो यहाँ लिखा हुआ 12:30, तो 12 बज गए और ऊपर 30 मिनट हो गई, तो 30 मिनट ऊपर होने के लिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था सार्ध, अर्थात आधा घंटा सहित, और कितना है जी 12, 12 को लिखते हैं द्वादश, क्या लिखते हैं द्वादश, और बजे को लिखते हैं, मैंने आपको बताया था वादनम, और समय के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जरूर उस वीडियो को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आपको कभी भी समय में दिक्कत नहीं आएगी, आप वो पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी समझ जो है बन जाएगी। तो चलिए पहले का उत्तर हो गया सार्ध द्वादश वादनम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरे की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां आप देखेंगे कि यहाँ जो है वो है आपका 5:30, तो 30 मिनट भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी जो आधा घंटा ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ भी लिखेंगे सार्ध, जहाँ भी आधा घंटा ज़्यादा है वहाँ लिखेंगे सार्ध, और कितने बज गए जी 5, तो हो गया पंच, और बजे को बोलेंगे वादनम,
तो सार्ध पंचवादनम, ये जो है आपका बन जाएगा सार्ध पंचवादनम। ठीक है जी। चलिए जी, अब क्या है जी, नेक्स्ट सुनीति क्या है जी, 6:30। उसको फिर क्या लिखते हैं, वही सार्धम, क्या लिखेंगे, सार्धम, या सार्ध 6 को क्या बोलेंगे, षड, और वादनम। अब ठीक है, अब जब ये वादनम तो एक बार नॉर्मल हो गया, लेकिन जब आप वाक्य में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वादने, वादनम की बजाय क्या हो जाएगा, वादने। अब आप वादनम भी लिख दीजिए, वादने भी लिख दीजिए, लेकिन आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अग्रिम हम देखते हैं। अग्रिम जो प्रश्न है वो है जी, ये कितने बज रहे हैं जी, 5। अब 5 को तो क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे, 5 को हम बोलते हैं पंच, और बजे को हम बोलते हैं वादनम, तो पंच वादनम। करने हैं 4, लेकिन चलिए फिर एक कर लेते हैं। अंतिम जो है उसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये अपने आप में स्पेशल हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1:45 की। ठीक है, तो जब 1:45 की बात होती है तो हम दो तरह से समय देखते हैं। एक तो देखते हैं कि 1:45 हो गई, दूसरा हम देखते हैं जी 2 बजने में 15 मिनट कम है, तो उसको हम 1:45 बोलते हैं। ठीक है, 1:45। तो ये ध्यान रखना आप कि जब इस प्रकार 1:45 बोलेंगे तो वहां पे जो है 2, इट मीन्स 1 के बाद वाली संख्या आ रही है, तो वहां क्या है, 1:45 का मतलब जो है 1 भाग नहीं है ना, कम है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 भाग को यहाँ पे लिखा जाता है पादोन कितना, द्विवादनम, क्योंकि 1:45 की बात हो रही है, तो पादोन द्विवादनम, ये यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप ये भी नहीं लिखते हैं तो आप लिखेंगे 45 को हम क्या बोलते हैं, पंचचत्वारिंशत। क्या बोलते हैं जी, 45 को संख्या आनी चाहिए आपको, पंचचत्वारिंशत। ठीक है, पंचचत्वारिंशत। चलिए फिर से लिख देता हूं मैं, यहां आप लिखेंगे पंचचत्वारिंशत। ठीक है, अब पंचचत्वारिंशत क्या हो गया, 45, अब वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए पंचचत्वारिंशत अधिक कितने हैं जी, नहीं एक वादनम। ठीक है, क्योंकि यहाँ 45 अधिक है किससे, 1 बजे से, तो यहाँ हो जाएगा पंचचत्वारिंशत अधिक 1 वादनम। ऐसा भी लिख सकते हैं और इससे पहले वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले भाग में हम आज इतना ही चर्चा करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लगातार एक ही वीडियो के साथ लंबे समय तक बने रहना थोड़ा सा एक ये कहीं कि पेचीदा हो जाता है, तो आप इस पूरे वीडियो को फिर से देखिएगा और जो ट्रिक्स बताई गई हैं आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने की, उनका आप जरूर अभ्यास करिएगा। अब हम जो अगले वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 से लेकर के जो हमारे प्रश्न बच गए हैं 18 तक, उनका हम अभ्यास करेंगे और अगले वीडियो में हम संपूर्ण पेपर को जो है पूरा समाधान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इस भाग में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए, बने रहिए संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल के साथ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।